नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं आज जिस विषय पे, वो बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है हमारे लिए और आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। और इस धरती पर जो भी विभिन्न प्रजातियां हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों या फिर एनिमल्स की हों, उन सभी के जीवन से जुड़ा हुआ ये मामला है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तो दोस्तों, जो खबर निकल के आई है आईपीसीसी की रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर समय रहते इंसानों ने बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हुए कुछ स्टेप्स नहीं उठाए तो 2050 के बाद हो सकता है ये धरती रहने लायक बचे ही ना। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या है वो पॉइंट्स जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में धरती पर रहना मुश्किल हो सकता है? ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की। आईपीसीसी का कहना यह है कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है पूरी दुनिया में, ग्लोब का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, धरती का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और अगर इसी स्पीड से, इसी रेट के साथ ये टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में ये धरती रहने लायक न बचे। इसका तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाए, यहां पर ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से बढ़ जाए कि वो बहुत सी प्रजातियों को खत्म कर दे। फूड चैन और इकोसिस्टम का जो चैन है वो तबाह होने लगे और वो सीधा सा इंपैक्ट दिखाएगा हमारे ऊपर, यानी कि इंसानों के ऊपर और साथ ही साथ जो विभिन्न प्रजातियां हैं उन सभी के ऊपर। धीरे धीरे वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। ये विषय बहुत ही ज्यादा संजीदा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए और आपके लिए, हम सभी के लिए। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक न्यूज, एक रिपोर्ट और एक खबर आपको दिखाते हैं। जकार्ता इज सिंकिंग, इंडोनेशिया चेंजेस इट्स कैपिटल टू न्यू संतारा। हाल ही के कुछ दिनों की पहले की खबर है। इंडोनेशिया ने क्या किया? अपनी जो कैपिटल सिटी है उसको चेंज किया। कहां से कहां गया? पहले वो उसकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी जकार्ता, जो फिलहाल अभी भी है, लेकिन वो चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है और जा रहा है बोर्नियो आइलैंड पे। बोर्नियो आइलैंड में नूसंतारा नाम की जगह है, उसको वो अपनी कैपिटल सिटी बनाने वाला है। ऐसी क्या मजबूरियां थी इंडोनेशिया की कि उसको अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसको इस जकार्ता जगह को छोड़ करके जाना पड़ रहा है? तो इसकी वजह है इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सी का लेवल बढ़ रहा है। समुद्र का जो लेवल है, समुद्र में जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है। और इंडोनेशिया के बारे में आपको मालूम हो कि वो छोटे छोटे आइलैंड्स से बना हुआ है। आइलैंड्स मतलब जो पानी से चारों तरफ से घिरे होते हैं, वो छोटे छोटे जगह। तो जो आइलैंड्स पानी के चारों तरफ घिरे हुए हैं, अगर वहां पे पानी का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? डूब जाएगा। और ऐसा ही कुछ जकार्ता के साथ होने वाला है। पहले भी बहुत सी सिटीज के साथ में, बहुत से आइलैंड्स के साथ में ऐसा हो चुका है कि वो पूरी तरीके से डूब गए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया अपनी कैपिटल सिटी को जकार्ता से नूसंतारा, बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट करने जा रहा है। तो हमारे लिए समझने की बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सी का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन इसका उपाय है। उपाय यह है कि हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको देखने के बाद आपको यह लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम बच नहीं सकते। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके अपने आप को हम बचा नहीं पाएंगे, हमें और भी उपाय ढूंढने होंगे। क्या खबर है? खबर यह है कि वार्निंग ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स इन 2023। 2022 में भी ऐसी ही खबर पड़ी थी कि इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। 2023 में फिर से एक खबर आती है कि इस साल पहले की अपेक्षा और ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो मतलब यह है, बात साफ साफ ये निकल के आती है कि हर साल टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ये टेम्परेचर, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए खतरा बनता जा रहा है। और इसी खतरे को भांपते हुए आईपीसीसी ने सुझाव दिया है कि भैया समय रहते एक काम करो कि जो जो हम बता रहे हैं वो कर लो तो बच जाओगे, वरना वैसे ही मारे जाओगे जैसे डायनासोर्स पूरी तरीके से खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। और आने वाले समय में ऐसा ही देखा जा सकता है, क्योंकि यह रिपोर्ट उन साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई है
जो लगातार इन्वायरमेंट पे, जलवायु परिवर्तन पे कंटिन्यूअसली लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। और एक देश के नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट मिलकर के उन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है। और ये रिपोर्ट कहती है कि हमें ये जरूरी काम 2040 से पहले पहले करने होंगे। आखिर ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, वो भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन जो यूएन कहता है, यूएन कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए हमें कुछ एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि हमें जो ग्लोबल का टेम्परेचर है, पूरे ग्लोब का टेम्परेचर है, धरती का जो टेम्परेचर है, उसको 1900 में जो टेम्परेचर था, 1900 से 1960 के बीच में जो टेम्परेचर था, उसके लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है तापमान ग्लोब का, इस धरती का, पृथ्वी का, इस गोले का, तो होगा ये कि हमारे यहां पर रहने वाली बहुत सी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। और उन स्पीसीज की वजह से, चूंकि वो फूड चेन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, मेडिसिन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी जिसको पूरा करना अविश्वसनीय, मतलब असंभव सा है। यानी कि हम उसकी भरपाई कर नहीं पाएंगे। और इसी तरीके से अगर यह तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में जैसे ही तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करेगा तो यह धरती इंसानों के भी रहने के लायक नहीं बच पाएगी। बहुत से ऐसे जगह होंगे यहाँ पर धरती पर, बहुत से ऐसे एरियाज होंगे इस धरती पे जहां पर इंसान रह ही नहीं सकेगा। उसको विस्थापन करना होगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से निकल करके, या तो फिर अपनी जान गंवानी होगी। यूएन के जो इस समय पे प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस, वो क्या कहते हैं आपको हम सुनाते हैं। Every country must be part. Dear friends, humanity is on thin ice and that ice is melting fast. But today's IPCC report is a how-to guide to defuse the climate time bomb. In short, our world needs climate action. साथियों, कुल मिला के जमा पूंजी बात यह है कि इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमें ये जो टाइम बॉम्ब बना हुआ है, क्लाइमेट रूपी टाइम बॉम्ब, उसको डिफ्यूज करना होगा इससे पहले कि वो फट जाए। मतलब कि 2040 से पहले फटने वाला है। अगर 2040 में वो फट जाएगा, जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको हमें उससे पहले ही डिफ्यूज कर देना है। कैसे होगा ये डिफ्यूजन, उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आईपीसीसी के बारे में हम आपको बताते हैं। आईपीसीसी जो है वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये बहुत से देशों के साइंटिस्ट के द्वारा मिला करके बनी हुई संस्था है। यूएन के द्वारा रेगुलेट की जाती है, यानी कि पूरी तरीके से यूएन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और ये संस्था इसी विषय पे काम करती है कि पूरी दुनिया का, हमारे पृथ्वी का किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, साथ ही साथ बचाव कैसे करना है, हमें बचना कैसे है, यह भी इनके द्वारा बताया गया है। जिसमें एंटोनियो गुटेरस कहते हैं कि जो ये ओईसीडी कंट्रीज हैं, ओईसीडी कंट्रीज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ओईसीडी कंट्रीज 38 मेंबर देश हैं, उनको सबसे पहले ये काम करना होगा, क्योंकि वो डेवलप्ड नेशन है, उनके पास पैसा है और वो पैसे का उपयोग करें और क्लाइमेट चेंज में, जो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोका जाए। हमें क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए इन ओईसीडी कंट्रीज का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है, होना चाहिए। ये यूएन का कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले समय में, एक हकीकत दोस्तों ये है कि जो कुछ हम झेल रहे हैं आज, लिस्ट डेवलप्ड नेशन और डेवलप्ड नेशन, भारत जैसे देश, अफ्रीका जैसी कंट्रीज जो डेवलप्ड नहीं है, भारत जैसे देश जो डेवलपिंग है, अभी अभी निकले हुए हैं, थोड़े से उनके पर निकलने स्टार्ट हुए हैं, हम ग्रोथ करना स्टार्ट हुए हैं, उन सभी को ये जो इंपैक्ट झेलना पड़ रहा है आज, वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज की वजह से है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका से ही औद्योगिकरण का स्टार्ट हुआ। जो भी लग्जरी गुड आइटम्स, जो भी इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती हैं, वहीं से हुई। जिस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने इस पर्यावरण को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसमें CO2 छोड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ा और बहुत सी जहरीली गैसेस छोड़ी, जिसकी वजह से आज टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ओजोन की जो लेयर है उसमें होल हो चुका है और वो होल बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये जो डेवलप्ड नेशन के द्वारा काम किया गया पिछले 50 से 60 सालों में, काफी तेजी से औद्योगिकरण हुआ, बहुत सी जहरीली गैसें सीधे हवा में छोड़ दी गई, उसका खामियाजा आज हमारे जैसे डेवलप्ड और लिस्ट डेवलप्ड नेशन को
झेलना पड़ रहा है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर आज हमसे ये कहा जाता है कि हम उतना ही योगदान करें इस पूरे कार्यक्रम में कि जितना डेवलप्ड नेशन कर रहे हैं, ये ओईसीडी कंट्रीज कर रही हैं, तो वो बिल्कुल भी बराबरी की बात नहीं होगी। यानी कि कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इस ओईसीडी कंट्रीज को, जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं, इनको ज्यादा पैसा देना होगा, अपना ज्यादा श्रम देना होगा और अपनी इंटेलिजेंस भी देनी होगी ताकि इस क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। इम्पैक्ट की बात करते हैं। इम्पैक्ट ये है कि ये जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि 1850 से 1900 के लेवल पे और 1960 तक के लेवल पे जो पूरे ग्लोब का टेम्परेचर था, अगर उसका टेम्परेचर हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पूरा एरिया है जिस तरीके का दिखा रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से हीट वेव्स या फिर टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये पैरामीटर अगर आप देखें तो इससे पता चलता है कि कलर, यानी कि पूरे ग्लोब का अगर टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता है, यानी कि अगर पूरे ग्लोब का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो उस जगह का टेम्परेचर कितना बढ़ने वाला है। मतलब कि मान लीजिए ये अगर हम लास्ट फिगर को देखें, लास्ट फिगर जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ग्लोब का टेम्परेचर चेंज एट 4 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग में 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है, तो कुछ एरियाज जो ऊपर वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ऊपर वाले एरियाज में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा तेजी से वहां पर चेंज आ जाएगा जो अभी का लेवल है उससे। मतलब खतरा बहुत ज्यादा है, काफी तेजी से चीजें बदल रही हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। दूसरी चीज इनके द्वारा ये बताई गई है कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तापमान, तो हमको जो ये दिखाई दे रहा है, ये एरिया, उन एरियाज में लगभग 5 to 10% की जो स्पीसीज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, एंडेंजर्ड हो जाएंगी। और अगर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, अगर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो ये जो हमको एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया में लगभग 20 से 40% तक स्पीसीज विलुप्त होने वाली हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर 100% स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। और अगर ये तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो ऐसे में होगा ये कि आपको जो ये एरिया नीला नीला दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, नीला नीला एरिया के बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं, वहां पे सारी प्रजातियां पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। और उसके अलावा जो बाकी का एरिया बचा हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी 40 to 50%, यानी 40 से 50% स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। इस तरीके की रिपोर्ट डर पैदा करती है हमारे बीच में और आप सबके बीच में, और ये डर जायज है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमने जो कुछ भी बोया है पिछले 60 से 70 सालों में, उसकी फसल काटने का समय आ गया है। और चूंकि हमने अच्छी फसल बिल्कुल भी नहीं बोई थी, और इसलिए जो हम फसल काट रहे हैं या आने वाले समय में जो फसल काटेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाली है, बहुत ज्यादा पीड़ादायक होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका इंपैक्ट सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से इसका इंपैक्ट हो सकता है। जो फूड प्रोडक्शन है, जो भी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं, अनाज हो गया या फिर जो भी चीजें फूड का प्रोडक्शन होती हैं, उनमें काफी तेजी से चेंजेस आ सकते हैं। अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है, तो हमको पता है दोस्तों कि इस तरीके से 40 to 50% क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको हम उगा ही नहीं पाएंगे और फूड का क्राइसिस आ जाएगा। और फूड के क्राइसिस आने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। आज ही आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से थोड़ा सा अनाज का क्राइसिस आ गया, सप्लाई चेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और अनाज लोगों तक बहुत ही आसानी से नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से महंगाई काफी तेजी से बढ़ गई और उस महंगाई का खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। तो उसी तरीके से अगर 40 to 50% क्रॉप्स ऐसी होंगी जिनको हम पैदा ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में बहुत बड़ा फूड का शॉर्टेज आ जाएगा और लोगों को भूखमरी से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आज नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, भले ही वो किम जोंग उन मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके देश में रहने वाले नागरिकों को भूख से मरना पड़ रहा है। भूखमरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो चुकी है, लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। और इस तरीके की कंडीशंस और भी कंट्रीज में आ सकती हैं, और भी देशों में और भी नेशंस में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, जो कि 1960 में 320 ppm हुआ करता था। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, ये इकाई है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में नापने की इकाई कि कितना लेवल है। तो उस हिसाब से जो 320 हुआ करता था 1960 में,
वो बढ़ बढ़ करके 400 को पार कर चुका है, लगभग 416 हो चुका है इस समय पे, यानी 2020 के आंकड़ों के अनुसार। और प्रोजेक्टेड एस्टिमेशन क्या है? प्रोजेक्टेड एस्टिमेशन ये है कि अगर ये आंकड़ा 560 को पार कर जाता है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही भयानक चीज बात बताने वाला हूं आपको, बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी बताने वाला हूं, कि अगर ये आंकड़ा यानी कि 560 पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में 560 पार्ट पर मिलियन से अधिक हो जाता है, तो उसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना होगा हमें। और जो सी का लेवल है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा, और जो सी का लेवल है या फिर सी का पानी है, समुद्र का जो पानी है, उसका पीएच घट जाएगा। पीएच घटने की वजह से क्या होगा, वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक मतलब अम्लीय, हिंदी भाषा में समझिए, और सीधा सा इसका जो इंपैक्ट होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो अभी का लेवल है वो 416 के आसपास का है, यानी 416 पार्ट पर मिलियन CO2 का लेवल है एटमॉस्फेयर में, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जिस तरीके से अगर ये दो ग्राफ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि CO2 का इमिशन उतनी तेजी से बढ़ा है जितनी तेजी से एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्ट पर मिलियन के हिसाब से लेवल नहीं बढ़ा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 1900 के बाद हमने बहुत तेजी से किया है। 1900 के बाद काफी तेजी से CO2 का एमिशन हुआ है, और इसी CO2 के एमिशन की वजह से आप ये ग्राफ को देख रहे होंगे। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा खामियाजा हमें इसका भुगतना पड़ सकता है। कैसे? ऐसे कि जो 2020 का लेवल है, 2020 का लेवल अगर हम देखें तो क्या बताता है कि हमने जो 2020 में जितना प्रोड्यूस किया था CO2, वो कितना था? वो लगभग 36 गीगाटन्स, 36 गीगाटन्स का हमने CO2 प्रोड्यूस किया था 2020 में, और ये ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। उससे पहले ही हम ये लेवल को पार कर चुके थे, लेकिन चूंकि कोरोना आ गया, कोविड आ गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई, और उसकी वजह से CO2 का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, कम हो गया, CO2 का एमिशन थोड़ा सा कम हो गया था, और उसी वजह से ये लेवल थोड़ा सा घट गया था, लेकिन वो फिर से बढ़ रहा है। ऐसी चिंता की बहुत ज्यादा बात नहीं है, आप बिल्कुल खुश होने मत होइए, आपको खुश होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं देंगे हम, क्योंकि ये लेवल फिर से बढ़ रहा है। लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, वो अपनी हरकतें स्टार्ट कर चुके हैं। 4-4 गाड़ियां हर एक व्यक्ति के पास रखी हुई हैं, और वो खूब धुआं उड़ा रहे हैं, खूब धुआं निकाल रहे हैं। लोगों को लग्जरी आइटम्स की जरूरत है, वो रेफ्रिजरेटर, एसी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरो गैसेस जो होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC गैसेस, वो भयानक तरीके से निकल के एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, वो हर दिन 2-4-10 नई इंडस्ट्रीज हर एक देश में लग रही हैं, धुआं बराबर निकल रहा है, कोल का उपयोग भरपूर हो रहा है, और इसी कोल के यूज की वजह से CO2 बन रही है और बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है। आपको हम बता दें दोस्तों कि जो दुनिया का लेवल है, जो पूरे दुनिया का मामला है, उसमें ऐसा है कि दुनिया में 10% लोग, यानी कि 10% घर 30 से 40% का CO2 प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ 10% लोग 30 से 40% को CO2 को प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि जो 30 से 40% घर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बचे हुए 50% लोग सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% ही CO2 का एमिशन करते हैं। मतलब कि कम लोग ज्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा लोग कम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि जो गरीब लोग हैं वो CO2 का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वो लग्जरी गुड्स का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, और उसकी वजह से CO2 का एमिशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो 2019 के हिसाब से 79% जो ग्रीन हाउस गैस थी उसका एमिशन हुआ था इंडस्ट्री की वजह से और ट्रांसपोर्ट की वजह से। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ाव हुआ था, यानी कि वो बढ़ी थी। वहीं पे जो 22% था वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की वजह से आया था, यानी कि जंगलों को एक तरीके से खत्म करने की वजह से आया था। जो मैं इंपैक्ट की बात कर रहा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है पूरे ग्लोब का, तो इंपैक्ट क्या होने वाला है? इंपैक्ट ये होने वाला है कि अगर ये तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो जो कोरल रिफ्स होंगे वो पूरे तरीके से लगभग 70 से 90% खत्म हो जाएंगे। वहीं पे अगर ये तापमान 2%
जिसको कि 2050 में बढ़ने की संभावना है कि 2050 तक ये 2% पहुंच जाएगा। तो ऐसे में ये होगा कि 99% यानी लगभग लगभग पूरी तरीके से कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगे। ये कोरल रीफ्स क्या है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये कोरल रीफ्स क्या है, क्योंकि हो सकता है आपको कोरल रीफ्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो, या फिर मालूम हो तो उस तरीके से ना मालूम हो जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ये कुछ आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से आप इनको देख रहे हैं, ये चीजें समुद्र की तलहटी जो होती है, सी का जो तलहटी होता है, जहां पे नीचे पानी में डुबकी लगाइए, समुद्र में डुबकी लगाइए, नीचे जाइए, खूब नीचे जाइए, तो कहीं ना कहीं तो जमीन होगी। उस जमीन को हम कहेंगे तलहटी, कि समुद्र की जो तलहटी है ना, उस तलहटी में ये चीजें पाई जाती हैं। ये कोरल रिफ्स पाए जाते हैं उसी तलहटी में। ये कोरल रिफ्स, जिसको हम पूरे तरीके से कोरल रिफ्स या रिफ्स के नाम से कहते हैं, ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब ये कि एक तरीके से बहुत सी प्रजातियों का पूरा एक इन्वायरमेंट, पूरा का पूरा एक सिस्टम, जो कि बहुत सी संभावनाएं पैदा करता है और सी प्रजातियों के लिए। किनके लिए? मछलियों के लिए, और जो डिफरेंट डिफरेंट सी में पाए जाने वाली स्पीसीज हैं उनके लिए एज ए शेल्टर काम करता है। ये घर की तरीके से काम करता है। वो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इनको देखने के लिए भी बहुत ज्यादा लोग जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर गोता लगा करके नीचे जाते हैं, वो जाते हैं। इसके बारे में हम अगर ये बता दें आपको कि 25% जो प्रजातियां हैं इनकी, ये कोरल रीफ्स की, या फिर ये हम ये कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर रहने वाली जो प्रजातियां हैं, उनमें से 25% जो प्रजातियां हैं ये इन्हीं कोरल रीफ्स के अंदर या फिर आसपास में रहती हैं। मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से ये कोरल रीफ्स का इंपैक्ट है इस सी के अंदर रहने वाली प्रजातियों के ऊपर। और इनका उपयोग दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि ह्यूमंस भी इसका उपयोग करते हैं, जाते हैं निकाल के लाते हैं और दवाइयां बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हम जो बात करने वाले थे वो ये है कि ये जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स का उपयोग सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए भी होता है, यानी कि लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। ये कोस्टल प्रोटेक्शन के हिसाब से काम करता है, यानी जो समुद्र की तलहटी है ना, उस पे ये एक तरीके से शेल्टर बना के बहुत तरीके से अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखता है ताकि उसको बचाया जा सके। एज ए हैबिटेट काम करता है, जो कि कॉमर्शियल फिशरीज के लिए, और वहीं पे मरीन का जो इकोसिस्टम है उसको बचाए रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे इकोसिस्टम की बात करें, तो ये खत्म हो रहा है तापमान बढ़ने की वजह से। समुद्र के अंदर में उसका पीएच का लेवल बढ़ने की वजह से, जो कि CO2 के बढ़ने की वजह से हो रहा है, ये खत्म हो रही है। और अगर ये खत्म होती हैं तो चूंकि ये फूड चेन में, हमारी मेडिसिन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखती हैं, तो इससे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। कोरल ब्लीचिंग, देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या है इसको हम बताते हैं कि तापमान बढ़ने की वजह से कोरल ब्लीचिंग को खतरा हो रहा है। ये वर्ड जो कोरल ब्लीचिंग है वो क्या है? कोरल ब्लीचिंग का मतलब यह है कि ये जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स वो चीज जो कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाली एक स्पीसीज है, एक ऑर्गेनिज्म है कोरल, वो एल्गी के साथ में मिल करके रहता है। यानी कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है ना, यानी कि जो जरूरत है वो दोस्ती को जन्म देती है। ये ह्यूमंस के साथ में भी लगता है कि जो इंटरेस्ट होता है, अगर किसी से फायदा है आपको, किसी से कुछ काम है आपको, तो आप उससे कोशिश करेंगे कि उससे दुश्मनी ना हो बल्कि आपकी उससे दोस्ती रहे। तो ये इस तरीके का ऑर्गेनिज्म भी ऐसा ही करते हैं। ये जो कोरल्स होते हैं, ये कोरल्स एल्गी के साथ में मिल करके दोनों साथ में ही रहते हैं, यानी दोस्ती बहुत अच्छी होती है इनके बीच में, बहुत गहरी दोस्ती, बहुत अच्छा प्यार है इनके बीच में। क्यों है ये प्यार? क्योंकि एल्गी जो होता है वो इन कोरल्स को खाना बना करके देता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए एल्गी क्या कर रहा है, खाना बना करके दे रहा है कोरल्स को। कोरल्स उसको क्या दे रहा है? कोरल उसको शेल्टर दे रहा है, उसको बचाने में मदद कर रहा है। यानी जो एल्गी होता है ये इन कोरल्स के अंदर घुस जाता है, और ये कोरल्स जो होते हैं उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक मोटी परत बना देते हैं, कठोर सी परत बना देते हैं, और उसको बचाए रखने में मदद करते हैं। यानी दोनों को फायदा हो गया, एक को शेल्टर मिल गया, घर मिल गया, अपनी सुरक्षा मिल गई, दूसरे को खाना मिल गया। लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, ये कोरल ब्लीचिंग की जो इनकी प्रोसेस है वो खत्म होने लगती है, उसमें दिक्कत होने लगती है, और उसका नुकसान दोनों को होता है। एल्गी को भी नुकसान हो रहा है और कोरल्स को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ ये जो समुद्र का पीएच का लेवल बढ़ता है CO2 के बढ़ने की वजह से, उससे इंपैक्ट ये होता है कि ये जो प्रोसेस होती है कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू, उस पे शेल्टर के तरीके से एक कठोर परत बनाने की,
वो नहीं हो पाती, और उसके न हो पाने की वजह से कोरल्स का बहुत ही विधिवत तरीके से निर्माण ही नहीं हो पाता, और उसका इम्पैक्ट भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि किस तरीके से कोरल ब्लीचिंग, समुद्र का जो पीएच लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से ये जो कोरल रिफ्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और अगर ये कोरल रिफ्स खत्म हो जाती हैं तो हमारी मेडिसिन के लिए, मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए, साथ ही साथ टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि गोताखोर वहां पर जाते हैं इनको देखने के लिए सिर्फ, क्योंकि इनकी खूबसूरती बहुत ही जबरदस्त की होती है। पिक्चर्स में हमने आपको अभी अभी दिखाया कि कितनी जबरदस्त की इनकी खूबसूरती होती है, और इस जबरदस्त की इनकी खूबसूरती की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, इनको देखने के लिए जाते हैं, इतने नीचे तक जाकर के सिर्फ इनको देखने के लिए वहां पर जाते हैं। एक और चीज है कि अगर ये इंडेंजर स्पीसीज खत्म हो जाती है, ये कोरल रिफ्स खत्म हो जाते हैं, तो चूंकि बहुत सी फिश के लिए, छोटी फिशेस के लिए, बहुत सी समुद्र के अंदर रहने वाली प्रजातियों के लिए ये एक इकोसिस्टम का काम करते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा तो ये फिश और ये जो समुद्र के अंदर रहने वाली प्रजातियां हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और चूंकि बहुत सी कंट्री के ह्यूमन बींग्स ये फिश के ऊपर, सी फूड्स के ऊपर निर्धारित हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनको भी बहुत ज्यादा इस पे इंपैक्ट होने वाला है। कुल मिला के जमा पूंजी बात यह है कि आने वाले समय में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के जिस तरीके से हम छोड़ रहे हैं दुनिया इस एटमॉस्फेयर में, उस लेवल को कंट्रोल नहीं किया गया, 2040 से पहले इसके लेवल को, यानी जिस तरीके से 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ने वाला है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही रोका नहीं गया, नेट जीरो जो कार्बन एमिशन जिसको 2030 तक पूरा करने, 2040 तक पूरा करने का लक्ष्य था, उसको 2030 तक पूरा करने के लिए यूएन की गाइडलाइंस दी जा चुकी हैं कि भैया ये एक काम करो, 2030 तक जो भी डेवलप्ड नेशन है वो नेट जीरो कर दो, कार्बन का एमिशन पूरी तरीके से लगभग खत्म करो, कोल का जो आप उपयोग कर रहे हो उसका उपयोग करना बंद करो। और अगर ऐसा किया जा सकता है तो हम इस एटम बॉम्ब को, इस टाइम बॉम्ब को सॉरी, हम डिफ्यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से ये टाइम बॉम्ब काफी तेजी से अपना समय बढ़ा रहा है और बहुत ही जल्दी फटने वाला है, समय रहते अगर इसको डिफ्यूज नहीं किया गया तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सी स्पीसीज के लिए, इस गोले पर रहने वाली बहुत सी स्पीसीज के लिए खतरा बनता जा रहा है और सभी को इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे और आपके लिए सीखने की बात यह है कि दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अपना सादा जीवन व्यतीत करें, सिंपल रहें, शांति से रहें, बिल्कुल आराम से रहें, 4-4 मोटर बाइक्स न उड़ाएं धुआं धुआं करके, 4-4 कारों को लेकर के न इधर उधर घूमे टहले, बेवजह घूमते फिरते न दिखाई दे, क्योंकि उसका इंपैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में छोड़ दिए, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए और आप घर में आकर के बैठ गए। अल्टीमेटली आने वाले समय में उसका नुकसान आपको भी होगा और आपके बच्चों को भी होगा, यानी कि जो आने वाली स्पीसीज है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, खामियाजा भुगतने को मिलेगा। तो हमें यह करना है कि ज्यादा से ज्यादा इस इन्वायरमेंट को बचाना है। दूसरा तरीका है प्लांटेशन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटेशन करें और उसके अलावा आसपास में भी लोगों को जागरूक करें कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें जिससे कि बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हो, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, और उसके अलावा जिस तरीके से हम कूड़ा करकट फैलाते रहते हैं बाहर, पॉलीथीन्स वगैरह फैलाते रहते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर हमारे इंपैक्ट पड़ता है। ये ज्ञान की बातें हैं, थोड़ी सी आपको समझनी होंगी और सीखनी होंगी, क्योंकि ये हर कोई व्यक्ति ज्ञान देकर के चला जाता है, कोई सुनता है नहीं। बस आपको थोड़ा सा करना यह है कि बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देने की जरूरत है। थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का मतलब यह है कि 2-4 पेड़ लगा दीजिए कहीं पर, 2-4 पेड़ों को पानी दे दीजिए कहीं पर। इससे फायदा यह होगा कि आपको भी अच्छी हवा मिलेगी, स्वस्थ पूरा हमारा वातावरण हो सकेगा और हम भी स्वस्थ हो सकेंगे। जाहिर है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।